हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस और हमारा चैप्टर चल रहा था एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक, तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में, जिसको हम पीएच स्केल भी कहते हैं। ठीक है, तो पीएच स्केल हमने देखा कि एक स्केल की तरह ही होता है। ठीक है, जिसमें 0 to 14 तक की मार्किंग होती है, जहां पर 7 रिप्रेजेंट करता है कोई भी जो अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा तो उसका पीएच आएगा 7। 7 से पीछे जितने भी होंगे, यानी कि 7 से कम जितने भी होंगे, 0 1 2 3 4 5 6, वो सभी होंगे एसिडिक नेचर के। और 7 से ऊपर जितने भी होंगे, 7 के बाद भी यानी कि मोर देन 7 जितने भी होंगे, 8 9 10 11 12 13 14 तक, वो सारे ही कैसे होंगे, एल्कलाइन नेचर के होंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने पढ़ लिया था। ठीक, अगर हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, तो 7 से जितने कम है तो ऊपर की तरफ क्या होगा, उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। ठीक है, यानी कि रफली एक बार देख लेते हैं किस तरीके से पीएच स्केल होगा। तो इस तरीके से एक स्केल है। ठीक है, मान लो ये है कोई पीएच स्केल, यहाँ पर है 7, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 14। ठीक है, तो इसके बीच में बाकी नंबर है 1 2, बाकी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरीके से ये जो नंबर्स है। तो अगर हम बात करें 7 क्या होते हैं, जो हमारे न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, जैसे हम वाटर की बात करें तो वाटर तो एसिडिक है ना बेसिक है, कैसे है, न्यूट्रल है। ठीक है, वैसे वाटर का जो पीएच है वो हमने देखा था ना कि टैप वाटर की जो हमने बात की थी वो एसिडिक से बेसिक के बीच में था। ठीक, चलो, तो अब अगर हम बात करें तो ये सारे कैसे हैं, यहाँ से ये जितने भी हैं, यहाँ से यहाँ तक ये सारे कैसे हैं, एसिडिक नेचर के हैं। और यहाँ से यहाँ तक ये जो सारे हैं, ये सारे कैसे, बेसिक कह लें या एल्केलाइन। ठीक है, एल्किल ये सारे। क्लियर है, समझ गए। अब हम बात करते हैं, जब हम यहाँ से यहाँ की तरफ आते हैं तो ये क्या है, इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगी, उससे स्ट्रॉन्ग होगी ये वाली जिसका पीएच 5 होगा, उससे स्ट्रॉन्ग होगी ये जिसका पीएच 4 होगा, उससे स्ट्रॉन्ग होगी ये जिसका पीएच होगा 3, उससे स्ट्रॉन्ग होगी जिसका पीएच 2 होगा, उससे स्ट्रॉन्ग जिसका पीएच 1 होगा, उससे स्ट्रॉन्ग ये होगा। ठीक है, तो इधर की तरफ क्या है, इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। वहीं जब हम बेस के बारे में बात करते हैं तो नीचे की तरफ क्या है, इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, जैसे 8 वाला हमारा क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, लेकिन उससे स्ट्रॉन्ग होगा 9th वाला, 9 से स्ट्रॉन्ग होगा 10th, 10th से स्ट्रॉन्ग होगा 11th वाला जिसका 11 पीएच होगा, 11 से स्ट्रॉन्ग होगा 12th वाला जिसका 12 पीएच, 12 से स्ट्रॉन्ग होगा 13 वाला, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा हमारा 14 वाला। क्लियर है, समझ में आया। तो यहाँ पर ये हमारे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे, ये हमारे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे। बाकी इधर तो क्या होंगे, ये वीक एसिड्स होंगे, और इधर ये सारे क्या होंगे, वीक बेसिस होंगे, ठीक है, वीक एल्कली होंगे। क्लियर है, समझ में आया। इस तरीके से हमने पीएच स्केल के बारे में बात की थी। ठीक है, और ये अलग अलग कलर शो करके हमें बताता है, ठीक है, सॉल्यूशन के नेचर के बारे में, उसके पीएच, उसके एग्जैक्ट पीएच वैल्यू के बारे में। जैसे अभी तक जो हम इंडिकेटर यूज कर रहे थे, अब चाहे वो लिटमस इंडिकेटर है, टर्मरिक इंडिकेटर है, या कोई सिंथेटिक इंडिकेटर जैसे कि मिथाइल ऑरेंज है, या कोई ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है जैसे कि अनियन है, क्लोव ऑयल है, तो ये हमें सॉल्यूशन के केवल एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में बताएगा, है ना, या न्यूट्रल नेचर के बारे में बताएगा। लेकिन ये सॉल्यूशन तो ऐसा नहीं बताते कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या ये स्ट्रॉन्ग बेस है या ये वीक एसिड है या वीक बेस है। ये हमें कौन बताता है, पीएच बताता है, पीएच स्केल, यूनिवर्सल इंडिकेटर भी जिसको हम कहते हैं। क्लियर है, तो एक तो ये वैल्यू भी बताता है, एक तो कलर भी बताता है ना, अलग अलग कलर, जैसे हमने देखा यहाँ रेड था, एकदम ग्रीनिश लास्ट में हो जाता है, इस तरीके से कलर में भी वेरिएशन आता रहता है। क्लियर है, चलिए तो एक बार इसको देख लेते हैं आगे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो आप देख लीजिए बच्चों, जो जो टॉपिक हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे, अच्छे से डिटेल में डिस्कस किए थे। अच्छा, हमने मेटल और बेस की सॉरी, हमने एसिड और बेस की रिएक्शन, मेटल बाइकार्बोनेट, ठीक है, मेटल कार्बोनेट के साथ देख लिए थी, मेटल ऑक्साइड के साथ क्या होता है, एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तब क्या होता है, इसके बारे में भी बात कर ली थी।
टेबल देख ली थी जहां पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग सैंपल सॉल्यूशंस हैं हमारे पास। ठीक है, अब ये सारी चीजें हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते ही हैं, केवल इनको छोड़ करके। ये क्या है, लैबोरेटरी से लिए गए हैं। टैप वाटर, टोमेटो जूस, कॉफी, कैरेट जूस, लेमन जूस, सलाइवा, सलाइवा बिफोर मील, सलाइवा आफ्टर मील। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक, ये सारे सैंपल हमने देख लिए। तो देख लेते ये कौन सा कलर शो करते हैं पीएच पेपर पर, इनकी जो अप्रोक्स पीएच वैल्यू है वो क्या आती है, और इन सॉल्यूशंस का नेचर, ये जो सॉल्यूशन है इनका नेचर कैसा है। क्लियर है? चलो, तो इस तरीके से ये क्लियर हो गया था। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, कितने वीक होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। द स्ट्रेंथ, यानी कि बेसिकली हम एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। जैसे अभी हमने पीएच स्केल के बारे में बात की कि कुछ जो है वो कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है, उनकी पीएच वैल्यू क्या 1, 2, 3 के बीच में है। कुछ जो है वो वीक एसिड है, उनकी पीएच वैल्यू 5, 6 इनके बीच में है। ठीक है, कुछ जो है स्ट्रॉन्ग बेस है जिनका पीएच 10, 11, मतलब 11, 12, 13, 14 है, स्ट्रॉन्ग बेस है। कुछ जो है वीक बेस है जिनका पीएच क्या है, कम है, जैसे कि 8 है, 9 है, 10 है। ठीक है, इनके बीच में है, तो वो वीक बेस होंगे। तो ऐसा क्यों है उसके बारे में बात करते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड and base depends on the number of H positive ion और OH negative ion। तो जो एसिड की और बेस की स्ट्रेंथ है वो किस पर डिपेंड करती है। एसिड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस पर, क्योंकि एसिड क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन जनरेट करते हैं। और बेस की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है OH नेगेटिव आयंस पर, क्योंकि वो OH नेगेटिव आयन क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम 1 m या 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें या 1 मोलर एसिटिक एसिड की बात करें, दोनों ही एसिड है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और एक एसिटिक एसिड है, और दोनों की कंसंट्रेशन भी सेम लिया है ना, सेम कंसंट्रेशन, यानी कि 1 m लिया है ना दोनों को हमने। कितना लिया है, 1 m, 1 m यानी कि 1 मोलर। ठीक है, 1 मोलर, ये क्या शो करता है, मोलैरिटी को शो करता है। ठीक है, मोलैरिटी की अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो मोलैरिटी फाइंड कैसे करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, यानी कि जो सॉल्यूट है उनके नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स कैसे निकालेंगे, उनके मास अपॉन जो भी उनका क्या है, मॉलिक्यूलर मास है, उससे हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। मोल्स ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और पूरे सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है उसको लीटर में हम चेंज कर लेंगे तो हमारी जो मोलैरिटी है वो आ जाती है। तो हमें 1 मोलर सॉल्यूशन है कैसे बनाना है ये हम हायर क्लासेस में सीखेंगे। ठीक है, चलिए, तो सेम कंसंट्रेशन ली है 1 m, प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयंस। अब ये दोनों एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अच्छा फॉर्मूले की अगर बात करें तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl और एसिटिक एसिड है CH3COOH। दोनों ही एसिड है और दोनों की सेम कंसंट्रेशन है, लेकिन जब बात की जाती है H पॉजिटिव आयन की तो दोनों डिफरेंट अमाउंट में H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। एक ज्यादा करता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है जो कि HCl, और CH3COOH कम करता है H पॉजिटिव आयन जनरेट, जिस वजह से ये क्या हो जाता है, ये एक वीक एसिड है। ठीक है, चलो, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें जो ज्यादा H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं, वीक एसिड जो कम H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, वीक एसिड जैसे कि एसिटिक एसिड है। क्लियर है? स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें जो ज्यादा OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं, और वीक बेस जो कम OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। वीक बेस की बात करें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, वीक बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड आप अच्छे से समझ गए हैं। बाकी आप ये कलर देख सकते हैं ना, जब मैंने इनको टेस्ट किया तो ये कलर सॉल्व आया जो हमने यहाँ पर पीएच में भी देख लिया था। नोट कर लीजिए इसे। आगे बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब एवरीडे लाइफ में यानी कि हमारी जो आम जिंदगी है, जो हमारी डेली लाइफ है, उसमें पीएच का क्या इम्पोर्टेंस होता है
इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ह्यूमन बॉडी दी गई है, तो कुछ चीज़ें आप ये चीज़ें आपने बायो में भी थोड़ा बहुत पढ़ी होंगी, ठीक है, तो थोड़ा देख लेते हैं। अगर हम इंटेस्टाइन की बात करें, इंटेस्टाइन आप जानते हैं जो हमारी आंतें होती है, इसका पीएच होता है 4.7 से लेकर के 7 के बीच। स्टमक, जो हमारा स्टमक है, पेट है, उसकी बात करें तो पीएच पीएच कितना है, 2 है। ब्लड की बात करें तो ब्लड का पीएच है बच्चों 7.3 से 7.4, ऑलमोस्ट न्यूट्रल ये है। अगर हम हमारे जो यूरिन है, यूरिन के पीएच की बात करें तो थोड़ा स्लाइटली कैसी होती है यूरिन, स्लाइटली एसिडिक है ना, पीएच कितना है, 6 है। अगर हम अपने सलाइवा की बात करें तो स्लाइटली 6.5 से 7.5, यानी कि एसिडिक से न्यूट्रल के बीच में ये है। स्टमक कैसा है, एसिडिक नेचर का है, और इंटेस्टाइन कैसा है, एसिडिक से बेसिक, ठीक है, एसिडिक और बेसिक के बीच में है। क्लियर है। तो डेली लाइफ में आप देख सकते हो पीएच का कितना बड़ा रोल है। तो जब भी हमारी बॉडी में कोई भी टेस्ट किए जाते हैं, जैसे हमें जो है अनईजी फील हो रहा है, तबीयत खराब हो रही है, तो ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, तो उससे पीएच टेस्ट भी किया जाता है, ठीक है। देखा भी जाता है कि अगर यूरिन बहुत ज्यादा एसिडिक हो रही है, ठीक है, तो उसमें पीएच टेस्ट भी किया जाता है। पीएच टेस्ट से भी हम कई सारी चीजों को जान सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर जो आप ये डायग्राम देख रहे हो, ये इमेज दिख रही है, वो है एसिड रेन। अब एसिड रेन की इमेज कहाँ से है, ये एसिड रेन का मतलब क्या है, देखो एसिड रेन फॉर्म कैसे होती है इस इमेज से ही समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये जो वाटर है, वाटर इवेपोरेट हो रहा होगा, है ना, इवेपोरेट हो रहा है, इवेपोरेट होकर के एटमॉस्फेयर में जाता है, आप जानते हैं, फिर क्लाउड्स जो है वो बनते हैं। अब बच्चों, ये H2O तो इवेपोरेट हो ही रहा है, इसके साथ जो हमारी फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, यहाँ से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी क्या हो रहे हैं, ऊपर एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, ठीक है। कार्बन के ऑक्साइड्स भी जाते हैं एटमॉस्फेयर में, जाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेस। ये फैक्ट्रीज में केमिकल से ये गैसेस प्रोड्यूस होती है, या जो हम पेट्रोल डीजल इनका यूज करते हैं, तो इनसे भी ये गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। अब ये गैसेस हार्मफुल है, हाँ बिल्कुल है। क्यों है हार्मफुल, क्योंकि जब ये एटमॉस्फेयर में जाती हैं तो वाटर के साथ मिलकर के, रेन वाटर के साथ मिलकर के एसिड फॉर्म करती हैं। क्या बनाती हैं, देख सकते हो आप, H2SO4 HNO3, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इस तरीके से एसिड ये फॉर्म करती हैं वाटर के साथ मिलकर के, और वो एसिड एसिड रेन के रूप में हमारी जो अर्थ है उस पर गिरती है। अब ये जो एसिड रेन है बहुत ज्यादा हार्मफुल है। अब हार्मफुल क्यों है, क्योंकि देखो बच्चों, जब ये एसिड रेन गिरेगी, एसिड रेन बेसिकली क्या है कि ये रेन में एसिड मिक्स हो रखा है, ठीक है। अब ये जो एसिड रेन है, जब ये हायर ऑल्टीट्यूड्स में जो हमारे प्लांट्स है, ट्रीज है, उन पर गिरती है तो उनको भी डैमेज करती है। कुछ ऐसी रेयर स्पीसीज भी हैं जो हायर ऑल्टीट्यूड में होती हैं, तो उन पर ये गिर करके उनको क्या करती है, नष्ट करती है। ट्रीज किल्ड बाय एसिड रेन, ट्रीज क्या हो जाती है, एसिड रेन के द्वारा नष्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके अलावा ये एसिड रेन जो है, जब हमारे फसलों पर गिरती है, हमारे क्रॉप्स पर गिरती है, हमारे एग्रीकल्चरल लैंड पर गिरती है, तो उसे भी क्या कर देती है, एसिडिक बना देती है। और अगर मिट्टी ज्यादा एसिडिक है तो वहां पर कोई भी फसल नहीं उगती, ठीक है, क्योंकि कैसी होनी चाहिए मिट्टी, न्यूट्रल होनी चाहिए न्यूट्रल है, तो ज्यादा एसिडिक है, ज्यादा बेसिक है, तो भी फसल नहीं उगेगी, ठीक। तो दूसरा नुकसान ये है। तीसरा, ये जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, इमारतें हैं, ठीक है, जो किसी राष्ट्र की धरोहर होती हैं, उन पर जब ये गिरती हैं तो उनको भी क्या करती हैं, नष्ट करती हैं, उनको भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देती हैं, कलर चेंज कर देती हैं, खराब कर लेती है बेसिकली, ठीक है। अब कुछ स्टैच्यूज होती हैं जो मेटल की बनी हुई होती हैं, और मेटल पर अगर एसिड गिरेगी तो वो खराब तो हो गई, ठीक है, तो वो स्टैच्यूज हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनको भी खराब करती हैं। तीसरी चीज ये हो गई। चौथी, अगर हम बात करें कि ये जो एसिड रेन है, ये एसिड रेन बह करके कहाँ जाएगी, या किसी वाटर बॉडी में जाएगी ना, ये जो एसिडिक वाटर है ये किसी वाटर बॉडी में जाएगा, और ये वाटर बॉडी को भी क्या बना देगा, एसिडिक बना देगा। मान लीजिए किसी झील में, किसी पॉन्ड में, किसी रिवर में ये जाती है, किसी नदी में ये जाता है ये रेन वाटर, तो वहां के पानी को भी ये एसिडिक बना देगा। फिर वहां रहने वाले जो एक्वेटिक लाइफ है, मेरीन लाइफ है, जो फिशेज हैं, प्लांट्स है, वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। यहाँ तक कि वहां आसपास जो एरियाज हैं, जो पीपल रह रहे हैं, जो उस वाटर पर ही डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए, वो भी अगर उस एसिडिक वाटर को पीते हैं तो उनकी हेल्थ के भी क्या हो सकते हैं, उनको भी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये समझ लिया है कि ये एसिड रेन होती कैसे है,
गैसेस जब ये सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये गैसेस वाटर के साथ मिलते हैं तो एसिड बनाते हैं। ये एसिड रेन के रूप में गिरती है नीचे, और कितना ज्यादा नुकसान ये करती है, ये सारी चीजें हमने देख ली हैं। ठीक है, चलिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। तो प्लांट्स और एनिमल पीएच सेंसिटिव होते हैं, जो कि हमने देख लिया है। दे कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। तो वो केवल नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज में ही सर्वाइव कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत चेंज हो तो सर्वाइव कर सकते हैं। बहुत ज्यादा अगर चेंज हो गया है तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। अवर बॉडी वर्क्स एट द पीएच ऑफ 7 to 7, यानी कि ऑलमोस्ट न्यूट्रल से थोड़ा सा एल्केलाइन की तरफ, ऐसे न्यूट्रल ही कहेंगे। तो इस रेंज पर हमारी जो बॉडी है वो वर्क करती है। इससे अगर बहुत कम पीएच हो जाता है तो भी हमें अनईजी लगता है, तो भी हेल्थ इश्यूज आते हैं। इससे अगर ज्यादा हो जाता है तो भी आएंगे। क्लियर है? चलो, द पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6। अगर रेन वाटर का पीएच 5 पॉइंट, अच्छा पता कैसे चल रहा है कि एसिड रेन हो रही है ना? तो रेन हो रही है तो उस रेन को देख करके हम बता सकते हैं कि ये एसिड रेन है, ये नॉर्मल रेन है? नहीं बता सकते ना। कैसे बताएंगे? उसका पीएच चेक करेंगे। ठीक है, पीएच अगर हम चेक करते हैं, अगर पीएच उसका 5.6 से कम आता है तो उसे कहा जाएगा एसिड रेन। तो पीएच चेक करके हमें अप्रॉक्स वैल्यू तो मिल ही जाएगी, तो पता चल जाएगा कि एसिड रेन है। व्हेन इट, फिर जब ये रेन फ्लोज इनटू रिवर, इट लोअर्स द पीएच ऑफ रिवर वाटर। जब ये जो रेन वाटर है जो एसिडिक है ना, एसिड वाटर भी कह सकते हैं या एसिड रेन है, तो ये वाटर जब हमारे रिवर्स में जाता है तो रिवर के पीएच को भी क्या कर देता है? कम कर देता है। इट एडवर्सली अफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ। जो एक्वेटिक लाइफ के सर्वाइवल को भी इफेक्ट कर देता है। तो आप जान गए हैं बहुत सारी चीजें कि पीएच हमारे एवरीडे लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंस रखता है। फिर हमारी ह्यूमन बॉडी में अलग अलग पीएच आपको देखने को मिल रहा है, अलग अलग ऑर्गन्स का। इसके अलावा एसिड रेन हमने डिस्कस कर लिया है। डिस्कस कर लिया है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो किस रेंज के पीएच में वर्क करती है। ठीक है, बाकी रेन वाटर, जो ये एसिडिक वाटर है, ये जब रिवर में भी चला जाएगा तो उसके पीएच को भी कम कर देगा, जहां जिस वजह से वहां रहने वाली जो एक्वेटिक लाइफ है उसके लिए भी सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए इन पॉइंट्स को। आगे बढ़ते हैं। चलिए, व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड। तो आपके बैकयार्ड में जो सॉइल है उसका पीएच क्या है? तो आप पीएच मेजर करेंगे। कैसे करेंगे उसके लिए स्टेप्स देख लेते हैं। To find out the pH for healthy growth of plant, collect the soil from various places and check their pH as follows. ठीक है, तो अगर आपको अपने बैकयार्ड में कोई प्लांट ग्रो करना है तो हेल्दी प्लांट ग्रो करने के लिए आपको क्या करना है? सॉइल का पीएच चेक करना है। तो आप क्या करेंगे? कुछ सैंपल कलेक्ट कर लेंगे अलग अलग प्लेसेस से और उनका पीएच चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे ये देख लेते हैं। अबाउट 2 ग्राम सॉइल इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एड 5 ml वाटर। आपको क्या करना है? लगभग 2 ग्राम सॉइल डाल देनी किसी टेस्ट ट्यूब में, उसमें 5 ml वाटर डाल देना है। शेक द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब टेस्ट ट्यूब में जो वाटर और सॉइल है उसको अच्छे से आपको क्या कर लेना है? शेक कर लेना है। ठीक है, अच्छे से शेक कर लेना है। फिल्टर द कंटेंट एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन अ टेस्ट ट्यूब। अब इसे क्या कर लेना है? फिल्टर पेपर की मदद से आप फिल्टर कर लेंगे और वो जो फिल्ट्रेट आया है उसे एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लेंगे, जो भी फिल्ट्रेट आया है फिल्टर करके। ठीक है, चेक द पीएच ऑफ फिल्ट्रेट यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। तो सेम पीएच पेपर जो यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर है उसकी मदद से आप क्या कर लेंगे कि जो ये फिल्ट्रेट है उसका पीएच आप चेक कर लेंगे। आइडियल सॉइल पीएच फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज 6 to 7। तो अगर पीएच 6 से 7 के बीच में है तो आप यहाँ पर जो है कोई हेल्दी प्लांट ग्रो कर सकते हैं। अगर इससे कम है, यानी कि आप समझ जाइएगा, अगर पीएच इससे कम आता है, 6 to 7 से कम आता है, काफी कम आता है अगर, तो आप समझ जाएंगे कि सॉइल कैसा है? एसिडिक नेचर का है। तो जब सॉइल एसिडिक नेचर का है तो क्या करेंगे? क्या करते हैं न्यूट्रल करने के लिए? उसमें कुछ बेस हम मिला देंगे। बेस मिला करके वो हो जाएगा वापस से इस पीएच के बिटवीन आ जाएगा। ठीक है, या मान लो अगर पीएच इससे ज्यादा है, पहले तो बात की हमने इससे कम है तो एसिडिक है, तो उसमें कुछ बेस डाल करके उसे जो है न्यूट्रल बना दिया जाएगा। लेकिन अगर पीएच इससे ज्यादा है, यानी कि सॉइल कैसी है? बेसिक नेचर की है, तो उसमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल देंगे, क्योंकि जब वो ब्रेक डाउन करेंगे
उस बेसिक सॉइल में कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल देंगे, क्योंकि जब वो ब्रेक डाउन करेंगे तो एसिड रिलीज करेंगे, तो वो सॉइल का जो पीएच है वो अपने आप ही 6 to 7 के बीच में आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा बेसिक है, हम कुछ एसिडिक चीज़ें डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, नहीं 6 to 7 के बीच में उसका पीएच आ जाएगा। क्लियर है? तो समझ गए हैं आप कि बैकयार्ड में या कहीं पर भी आपको कोई प्लांट ग्रो करना है, या आप कहीं पर प्लांट ग्रो कर रहे हैं, आप देख रहे हो कि इसका ऐसे जैसा रिजल्ट आपको चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा, हेल्दी प्लांट ग्रो नहीं हो रहा, तो आप सिंपली पीएच उसका चेक कर लेंगे। पीएच चेक करके आपको जो वैल्यू मिलेगी उससे आप जान लेंगे कि पीएच अगर करेक्ट नहीं है तो पीएच ज्यादा या कम ही होगा, है ना, इसके बीच में नहीं है तो या तो इससे ज्यादा होगा या तो इससे कम होगा। तो दोनों केसेस में आपको पता है कि आपको कैसे जो है पीएच यहाँ तक लेकर के आना है। क्लियर है? चलिए, तो इसे आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आप हम क्या समझ रहे हैं कि डेली लाइफ में पीएच का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। नोट कीजिए इसे। चलिए बच्चों, बाकी इसी को आगे डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।